हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों को अपने इस एजुकेशन चैनल मेरी पाठशाला में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि यूपी आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है, 2023 का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो उसी के भूगोल विषय यानी ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट के साथ हम उपस्थित हैं और क्रमवार श्रृंखला में यह प्रैक्टिस सेट आपकी चल रही है, जिसमें विगत वर्षों में या पिछले वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है और साथ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं उनको भी संकलित किया गया है जो आने की संभावना है यूपी आरओ एआरओ में। इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा, सॉल्व करिएगा, इससे आपका रिवीजन भी होगा और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं यूपी में, तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूपी आरओ एआरओ 2023 में ज्योग्राफी प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ में चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन क्लिक करिए जिससे अगला नोटिफिकेशन मिल सके और सब पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। साथ में शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। आपको यह बताना है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वह कहाँ से नहीं गुजरती है, यह जानकारी आपको बताना है। तो अगर हम भारतीय मानक समय रेखा की बात करें या यामोत्तर की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वो भारत की मानक समय रेखा है, उसी को भारतीय मानक समय यामोत्तर भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उन 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं और निम्नलिखित ऑप्शंस में से अगर बात किया जाए तो कौन सा राज्य है जहां से वह नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यूपी से जाती है आपकी यह रेखा, ठीक है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश से जाती है। यूपी के बाद अगर बात करें तो आपका मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से, फिर उड़ीसा से, यानी यूपी हो गया आपका, एमपी का रीजन हो गया। एमपी के बाद अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि कौन कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो भारतीय मानक समय रेखा आंध्र प्रदेश से भी जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है और उत्तर प्रदेश से भी जाती है। तो महाराष्ट्र से यह रेखा नहीं जाती है और यही आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा, भारत की जो मानक समय रेखा है वो छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय देशांतर रेखा किस शहर से गुजरती है। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा किस शहर से गुजरती है। आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं। ऑप्शन है आपका नागपुर, दिल्ली, पटना, मिर्जापुर। पहली बात तो याद रखिएगा कि अगर हम भारतीय मानक समय देशांतर की बात करें तो इसकी जो वॉच लगी हुई है, जो घड़ी लगी हुई है, मानक समय रेखा जो लगी हुई है जिस शहर में, उस शहर का नाम है मिर्जापुर। यानी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है और मिर्जापुर में पूरी तरीके से यह लगा हुआ है। तो यहाँ पर आंसर तो आपका मिर्जापुर हो जाएगा, यानी नागपुर, दिल्ली, पटना इसका आंसर नहीं होगा, मिर्जापुर होगा। लेकिन अगली बात यह है कि मिर्जापुर के अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि एग्जाम में आपके इलाहाबाद दे देता है, यानी प्रयागराज वर्तमान में जो है। तो इलाहाबाद की अगर बात करें या प्रयागराज की बात करें तो इलाहाबाद में जो नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है तो उससे यह मान लिया जाता है कि यह रेखा वहां से भी गुजरती है। तो इसका अगला ऑप्शन इलाहाबाद दे तो या मिर्जापुर दे। अगर आपके दिमाग में आ सकता है कि दोनों अगर ऑप्शन देता है तब क्या किया जाना चाहिए, तो आपको करना यह है, क्योंकि रियल में ये मिर्जापुर में वॉच लगी हुई है भारतीय मानक समय रेखा की, तो मिर्जापुर आप लगाएंगे अगर दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाते हैं तब।
ठीक है। अदरवाइज दोनों में से कोई एक आता है तो इसी को चूज करना है, या तो इलाहाबाद प्रयागराज चूज करिए या मिर्जापुर चूज करिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी देशांतर रेखा को भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहा जाता है? तो अगर हम भारतीय मानक समय रेखा या देशांतर रेखा की बात करें, प्रमाणिक मध्याह्न रेखा की बात करें, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, उसी को भारत की मानक समय देशांतर रेखा माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप स्थित है? देशांतर पर स्थित है, यानी दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर कौन सा शहर स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका यह तात्पर्य है कि वह कौन सी देशांतर रेखा पर स्थित शहर है जो दिल्ली के देशांतर रेखा के सबसे नियरेस्ट आता है। आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। तो अगर सामान्य रूप में दिल्ली के देशांतर की बात किया जाए तो ये 76 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 77 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और अगर हम बेंगलुरु की बात करते हैं तो 77 डिग्री 19 मिनट से लेकर के 77 डिग्री 50 मिनट के बीच स्थित है। तो अगर नियरेस्ट की बात करेंगे तो इसमें आपका बेंगलुरु ही हो जाएगा। बेंगलुरु शहर या बैंगलोर जिसे आप कहते हैं, आपके दिल्ली के समीप स्थित देशांतर पर स्थित आपका क्या है, शहर है। ये यूपीएससी आईएएस 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यूपी में भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित शहर कौन सा हो जाएगा, तो बेंगलुरु हो जाएगा। आईएएस 2018 का प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? आपको यह बताना है कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यानी सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया कौन सा है। तो जब सदर्न मोस्ट ऑफ द पॉइंट की बात करेंगे तो ऑप्शन देखते हैं, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट और पॉइंट कालीमर। तो यहाँ पर जब सदर्न मोस्ट पॉइंट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर याद रखना है कि इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु जिसे कहा जा सकता है, इंदिरा पॉइंट ही है। ये है कहाँ की अगर बात करें तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है उसमें निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। निकोबार द्वीप समूह पर है। निकोबार द्वीप समूह में भी इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। किस पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो आपको याद रखना है कि भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट है, जो आपका दक्षिण में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों की अगर बात किया जाए तो भारत के राज्यों में वह कौन सा राज्य है जो सबसे पूरब में है और सबसे पश्चिम राज्य में है। ठीक, यानी पूर्वी और पश्चिमी राज्यों को इंडिकेट करना है। तो अगर भारत के मैप पर आप जाएंगे, भारत के मैप में जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, उस नॉर्थ ईस्ट के रीजन में यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है। तो अरुणाचल प्रदेश के दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम में जब आते हैं तो पश्चिम में जब आप आओगे तो पश्चिम में जो ये गुजरात वाला रीजन है, गुजरात सबसे पश्चिमी आपका राज्य है भारत का। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यानी वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात का गौरमोता है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात करें तो किबीकू है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो यह भी आप सभी लोग जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, पूछा गया है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार। तो अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया कि ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पर? इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार पे है। ग्रेट का मीन्स बड़ा हो जाएगा यहाँ, तो बड़ा निकोबार द्वीप है निकोबार द्वीप समूह का, जहां पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। दैट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे सभी लोग ना।
जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा अगला प्रश्न है। आप सभी लोग चैनल से जरूर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो देख रहे हैं, साथ में शेयर जरूर करिए। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो अगर हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की, अरब सागर की और हिंद महासागर की कि तीनों स्थानों पर वह कौन सा पॉइंट है जहां पर तीनों मिलते हैं? आपके ऑप्शन ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, नागरकोइल, रामेश्वरम। ठीक है। तो तीनों स्थानों की जब हम बात करते हैं तो यह तीनों स्थान आपके अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है, ध्यान रखना है। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि कन्याकुमारी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। अगर राज्य पूछा जाए तो कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो आपके तमिलनाडु राज्य में है। तो राज्य में की दृष्टि से तमिलनाडु हो जाएगा और प्लेस की दृष्टि से कन्याकुमारी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? यानी बांग्लादेश के से किस राज्य की सीमा नहीं मिलती है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि बांग्लादेश से जुड़ने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो आपका बांग्लादेश से जुड़ने वाले राज्यों में सबसे पहले पश्चिम बंगाल हो जाएगा, यानी वेस्ट बंगाल का रीजन हो गया। ठीक है। अब वेस्ट बंगाल के बाद अगर बात करते हैं सेकेंड नंबर पे, तो याद रखिएगा असम का रीजन आ जाएगा, असम मिलता है। असम के बाद अगर बात करते हैं तो मेघालय हो गया। ठीक। मेघालय के बाद त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद मिजोरम हो गया। तो इतने राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से ध्यान से सुनिए कि अगर बात कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 5 राज्य भारत के हैं जो बांग्लादेश का साथ सीमा साझा करते हैं या सीमा से जुड़े हुए हैं। अब ऑप्शन पे आ जाओ, कौन कौन से ऑप्शन दिया हुआ है। तो मेघालय की बात कर रहा है तो मैंने बताया मेघालय जुड़ता ही है। त्रिपुरा की बात कर रहा है तो त्रिपुरा हो गया। ठीक है, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम भी हो गया। मणिपुर राज्य की सीमा जो है आपके बांग्लादेश से नहीं मिली हुई है, नहीं लगती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? तब अगर भूटान की बात करें तो यह जानना है कि भूटान देश के साथ कौन कौन सी सीमा मिलती हैं, किस किस राज्य की मिलती हैं। तो याद रखिएगा भूटान से जुड़ने वाले राज्यों में आपका सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद अगर बात करें तो सिक्किम से जस्ट आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है। तो भूटान से जुड़ने वाले राज्य कौन कौन से हो गए आपके? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे मेघालय दिया हुआ है, जबकि मेघालय की सीमा अगर किसी देश से बात करें तो केवल और केवल बांग्लादेश से मिलती है, तो याद रखिएगा। तो मेघालय की सीमा केवल बांग्लादेश से मिलती है, एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ आपका असम राज्य है। तो मेघालय इसी से घिरा हुआ है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। तो भूटान साथ में अगर बात करें तो लगभग 699 किलोमीटर की सीमा रेखा है भूटान की, जो भारत के साथ जुड़ी हुई है। 699 किलोमीटर। एक बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में या एमपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा भी गया है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पर आते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है, देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? आपका अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ठीक है, इस प्रश्न का जवाब देना है आपको। आपके ऑप्शन है मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड।
कि किस भारतीय राज्य की सर्वाधिक सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते चलना है, उत्तर भी देते चलना है। अगर कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे तो उससे आपका जुड़ाव बना रहेगा। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है सर्वाधिक लगती है किसके साथ? म्यांमार के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है अधिकतम म्यांमार के साथ लगती है, यानी म्यांमार से अधिकतम अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा जुड़ी हुई है। राइट, ध्यान रखेंगे। लगभग 520 किलोमीटर की सीमा रेखा जुड़ी हुई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? यानी म्यांमार से कौन सा राज्य भारतीय राज्य है जो नहीं जुड़ता है? तो पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से म्यांमार से जुड़ने वाले राज्य हैं। तो म्यांमार से जुड़ने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया। ठीक है, मणिपुर के बाद मिजोरम हो गया। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ पर देखिएगा नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, लेकिन असम आंसर दिया हुआ है तो असम ऑप्शन में है। तो असम की सीमा रेखा म्यांमार से नहीं जुड़ती है, याद रखिएगा, इसकी सीमा रेखा म्यांमार से नहीं जुड़ती है। अगला प्रश्न देखिए आप अपना, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई। किसके साथ जुड़ी हुई है? बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है, ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा रेखा जुड़ी हुई है। अगले प्रश्न पर आइए। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई थी वो किसके द्वारा निर्धारित की गई थी? तो अगर भारत पाकिस्तान की बात करें तो 1947 में जो सीमा रेखा निर्धारित की गई वो रेडक्लिफ महोदय द्वारा निर्धारित की गई, इसीलिए इसे रेडक्लिफ रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है, मिस्टर रेडक्लिफ ने इसे निर्धारित किया था, इसलिए इसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? तो डूरंड लाइन की अगर बात किया जाए तो डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा निर्धारित करती है। इसके मध्य? भारत और अफगानिस्तान के मध्य। अब अगर वर्तमान में बात करें तो मैक्सिमम पाकिस्तान का हिस्सा, भारत का हिस्सा पाकिस्तान में भी चला गया, तो पाकिस्तान के रूप में देश डेवलप हो गया। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा भी डूरंड रेखा ही कहलाएगी। ये भी जरूर याद रखिएगा कि डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के मध्य तो है ही, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को भी डूरंड ही कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या परवर्ती सीमा का? तो देखिए, एक पहली बात तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा बनाई गई वो मैन मेड है, यानी मानव द्वारा निर्मित है। वो निर्धारित सीमा रेखा है, कोई प्राकृतिक सीमा रेखा नहीं बनी हुई है। इस कारण से इस तरह की सीमा रेखा को अध्यारोपित या सुपर इम्पोज्ड सीमा रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्यारोपित सीमा रेखा कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से, अध्यारोपित सीमा रेखा है भारत पाकिस्तान के मध्य, जो अंग्रेजों द्वारा लागू की गई, सुपर इम्पोज्ड की गई। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? यानी यह पूछा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका के मध्य अगर बात करें तो क्या है, कौन सा रीजन है? स्वेज नहर है, पाक जल संधि है, खंभात की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी है, ये पूछा जा रहा है। तो आप सभी को याद रखना है कि जब हम श्रीलंका और भारत के बीच की बात करते हैं तो यहाँ पर पाक जल संधि है, यानी पाक जल डमरू मध्य है। क्या है? तो याद रखना है, पाक जल डमरू मध्य है। स्वेज नहर का संबंध अफ्रीका से है, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी के संबंध आपके गुजरात के रीजन से है। तो याद रखिएगा इन दोनों के मध्य में
पाक जल संधि है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो राज्यों में अगर तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात करते हैं तो तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत में, यहाँ पर आपके ऑप्शंस जो दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ याद रखिएगा कि तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा में दो तरह की सीमाएं हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि तीनों तरफ तीन राष्ट्र हैं, यानी तीन देश मौजूद हैं। दूसरा, तीन तरफ एक ही क्या है, आपका देश है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख करके लग रहा है कि यह पूछा जा रहा है कि राज्यों में से किसके तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है लेकिन एक ही देश की सीमा है। अगर ऐसा भी पूछा जाए तब भी वह त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? त्रिपुरा राज्य हो जाएगा। क्योंकि त्रिपुरा की अगर लोकेशन की बात करें तो त्रिपुरा इस तरह है, इसके इधर भी बांग्लादेश, यहाँ भी बांग्लादेश का क्षेत्र है और यहाँ भी बांग्लादेश का क्षेत्र है, तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। दूसरे राज्य की अगर बात किया जाए तो सिक्किम राज्य है, और सिक्किम राज्य के तीन तरफ तीन देशों की सीमा है। इधर हो गया नेपाल, उत्तर में चीन हो गया, पूरब की तरफ भूटान हो गया। तो सिक्किम राज्य में तीन तरफ तीन देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और त्रिपुरा के तीन तरफ, याद रखना है, त्रिपुरा के तीनों तरफ एक ही देश बांग्लादेश की सीमा रेखा है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन जरूर याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, खास करके आरओ में पूछे जाने की संभावना रहती है। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं, आसान प्रश्न होते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज चीज नहीं होती है, जिसे आप अच्छे से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम, यानी सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा किसकी, फिर उसके बाद सीमा रेखा किसकी है। तो ऑप्शन में जाने से पहले सबसे पहले जानिए कि बांग्लादेश की जब सीमा रेखा की बात करते हैं तो 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा है। यानी बांग्लादेश की अगर सीमा रेखा की बात किया जाए भारत और बांग्लादेश के मध्य, तो 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा है। इसके बाद अगर बात करें चीन की सीमा रेखा की बात किया जाए तो चीन की सीमा रेखा 3488 किलोमीटर की है। ये याद रखेंगे कि चीन की सीमा रेखा 3488 हो गई। इसके बाद पाकिस्तान की सीमा रेखा की बात करते हैं तो 3323 की हो गई, यानी लगभग 3300 किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है पाकिस्तान की, ध्यान रखते चलिएगा। इसके बाद ऑप्शन में आपके सभी जगह नेपाल दिखाई दे रहा है, तो नेपाल की जब सीमा रेखा की बात करते हैं तो 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा, यानी लगभग 1750 किलोमीटर की सीमा रेखा निर्धारित करता है। अब इसी आधार पे चूज कर लेना है। तो सबसे पहले देखिएगा ऑप्शन में चीन, यहाँ पे याद रखिएगा आरोही क्रम पूछ रहा है, आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे कम क्या है, नेपाल है, तो नेपाल के दो ऑप्शन आपके सामने हो गए। इसमें आप नेपाल के बाद सेकंड नंबर पे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का रीजन है, यानी पाकिस्तान की सीमा रेखा है, तो नेपाल के बाद पाकिस्तान दोनों में दे रखा है। तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो चीन की सीमा रेखा है, तो चीन इसमें दे रखा है, और फिर बांग्लादेश की, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला रही। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। अगले वीडियो के साथ शीघ्र मिलते हैं। हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।